नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्मार्ट हिंदी में। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें अध्याय 1 स्टार्ट किया था, अध्याय 1 स्टार्ट किया था। ये काफ़ी बड़ा ना हो जाए इसलिए इसे टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है? इसका दूसरा भाग आज देखेंगे। ये हमने खुद अपनी सुविधा के अनुसार इसे दूसरा भाग बना दिया अध्याय 1 का, ठीक है? पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब देखेंगे ये विभिन्न इतिहासकारों की विषय में बात चल रही थी। किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस तरह से योगदान दिया गया है, ये पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। अब आचार्य शुक्ल के इतिहास के बारे में बात चल रही थी, ठीक है? उनकी विशेषताओं के बारे में बात चल रही थी। उसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक अन्य विशेषता, उसे एक अन्य विशेषता के रूप में ये देखेंगे। पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बाँटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर देना। उन्होंने इस काल के समस्त साहित्य को पहले निर्गुण धारा और सगुण धारा में, फिर प्रत्येक को 2-2 शाखाओं में, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा तथा राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त करके न केवल साहित्य आलोचकों के लिए अपितु दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टि साहित्य अनुसंधान करने वालों के लिए भी एक अत्यंत एवं सरल सीधा मार्ग प्रस्तुत किया है। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन की प्रमुखता दी है। इस क्षेत्र में उन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को ही लिया, जहां विश्वबंधु में कवि संख्या 5000 तक पहुंच चुकी थी। वहां उन्होंने लगभग 1000 को ही अपने इतिहास में स्थान दिया। फिर उनके विवेचन में उनकी साहित्य महत्ता एवं लघुता का ध्यान रखते हुए उन्हें तदनुसार ही स्थान दिया। वस्तुतः इतिहास को इतने संक्षिप्त क्लेवर में भी इतने कवियों का जैसे प्रमाणिक, सारगर्भित एवं साधारण विवेचन भी प्रस्तुत कर पाए, उससे इतिहासकार शुक्ल की महानता प्रमाणित होती है। इस प्रकार विभिन्न काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्धारण में भी उन्हें असाधारण सफलता प्राप्त हुई। रीति ग्रंथकारों के आचार्यत्व एवं कवित्व का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनकी उपलब्धियों की सीमाओं के संबंध में जो निर्णय आचार्य शुक्ल ने दिया, वे बहुत कुछ अंशों में आज भी मान्य है। इस प्रकार हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका इतिहास ही कदाचित अपने इस विषय का एक ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि, विकसित दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रमाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। किंतु फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा इतिहास रचना उस समय हुई थी जबकि हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात, लुप्त एवं अप्रकाशित अवस्था में पड़ा था तथा उसका प्रमाणिक अध्ययन, विश्लेषण नहीं हो पाया था। वस्तुतः इतिहासकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इतिहास सहस्त्राधिक रचनाओं का स्वयं ही अनुसंधान, अध्ययन, विश्लेषण करके उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर इतिहास की रचना करें, अपितु वह अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपलब्ध तथ्यों एवं निष्कर्षों के आलोक में अपना कार्य संपादन करता है। यह दूसरी बात है कि उन तथ्यों और निष्कर्षों की ऐतिहासिक व्याख्या वह अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से करता है। किंतु आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के समय हिंदी अनुसंधान का आरंभ मात्र ही हो पाया था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि सन 1929 तक सारे हिंदी जगत में लिखे गए शोध प्रबंधों की संख्या 3-4 से अधिक नहीं थी। यानी कि यहाँ पर आचार्य शुक्ल का इतिहास जब लिखा गया था तो उस समय तक 3-4 ही शोध मिले थे। इसलिए उसके अनुसंधानकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से हम इनको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा इतिहास लिखा गया है, इसके बारे में ये बात कही है। ऐसी स्थिति में इतिहास के जिस पक्ष का संबंध उनकी स्वतंत्र चिंतना एवं विवेचना शक्ति से था, उसमें तो उन्हें स्थायी सफलता मिली।
किंतु जो पक्ष इतिहास की आधारभूत सामग्री से संबंध था, उसमें उन्हें अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस पक्ष से संबंधित उनके अनेक निष्कर्ष व अप्रामाणिक सिद्ध हो गए। इससे उनके इतिहास में अनेक ऐसी त्रुटियां व संगतियां का प्रादुर्भाव हो गया, जो आज की स्थिति में उनके इतिहास के दुर्बल पक्ष को सूचित करती है। इसी प्रकार वीरगाथा काल में उल्लिखित रचनाओं में अस्तित्वहीन, अप्रामाणिक, अपरिवर्ती एवं अन्य भाषाओं में रचित सिद्ध हो जाने के कारण यह काल आज अत्यंत विवादग्रस्त हो गया है। भक्ति काल के नामकरण और वर्गीकरण का एक घटना यह हो सकती है कि उस धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से राजश्रय और लोकाश्रय में काव्य रचना करने वाले कवियों के लिए रामकृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य अवतार या देवी देवताओं की उपासना करने वाले भक्त कवि के लिए उसमें समुचित स्थान नहीं है। फिर भी यह नामकरण और वर्गीकरण व्यावहारिक दृष्टि से सरल एवं सुगम मान सिद्ध हुआ। भक्ति काल की भांति रीत काल में भी नामकरण, समय निर्धारण, परंपराओं काव्यधाराओं का वर्गीकरण वर्ग विशेष की एक पक्षीय बोध का सूचक है, जिससे इस काल के रीति मुक्त प्रेम मार्गी कवियों, वीर रसात्मक काव्यों के रचयिताओं तथा राजनीतिक एवं वैराग्य संबंधी मुक्तों के रचयिताओं कवियों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। केशव जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा परवर्ती रीत काव्यों को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जहां एक ओर केशव ने रसिक प्रिया में रस सिद्धांत का संगोपांग के निरूपण किया, वहीं दूसरी ओर रीत कवियों ने प्राय अलंकारों पर भी ग्रंथ लिखे। वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के प्राय सभी रीतिबद्ध कवियों ने न केवल केशव दास द्वारा प्रस्तुत विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादन शैली का भी पूरी तरह अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में तथाकथित रीतिकाल या रीति परंपरा का परिवर्तन केशव से मानना ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक होगा। इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दो, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं। विभिन्न काव्य धाराओं तथा परंपराओं के मूल उत्सवों और स्रोतों के यथार्थ अनुसंधान में शुक्ल जी का युगवादी दृष्टिकोण भी बाधक सिद्ध हुआ है। उन्होंने साहित्य परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में ही ग्रहण किया, उन तत्वों और स्रोतों की उपेक्षा की जिनका संबंध पूर्व परंपरा से है। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूरे मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों का तदयोगिन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार किया। जैसे भक्ति आंदोलन तदयोगिन निराशा की देन है, संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव का सूचक है, प्रेमाख्यान परंपरा सूफी मसनवियों का अनुकरत है आदि। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सब पर तदोगिन वातावरण के आंशिक प्रभाव है, किंतु यही सब कुछ नहीं है। इसके विकास को सम्यक रूप से स्पष्ट करने के लिए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश उन परंपराओं का भी विचार करना आवश्यक था, जो हिंदी की विभिन्न मध्यकालीन काव्यधाराओं के मूल आधार पर तत्व की भांति विद्यमान है। वस्तुतः संस्कृत साहित्य की पौराणिक परंपराओं, प्राकृत, अपभ्रंश के प्रामाख्यानों व मुक्तों की धाराओं, सिद्धों, नाथपंथियों की गुह्यवाणियों की उपेक्षा करके मध्यकालीन हिंदी काव्य की विभिन्न काव्यधाराओं के वर्तमान स्वरूप की आलोचना भले ही की जा सके, किंतु उसके आधार स्रोतों का अनुसंधान और उनके विकास क्रम का ऐतिहासिक व्याख्या संभव नहीं है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को मुस्लिम प्रभाव की देन माना। ठीक है, संत मत को एकेश्वरवाद से, इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित माना, प्रेमाख्यान को सूफी मसनवियों के अनुकरत माना। ठीक है, उन्होंने इस तरह को भक्ति काल के एक इस क्रम को माना, लेकिन इसमें लेखक ने बताया है कि इसमें जैसे बीच बीच में संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश की उनको भी विचार करना चाहिए, कि उनको भी बिल्कुल नकार नहीं देना चाहिए। यानी कि इन्होंने विकास क्रम को नाम रखते हुए, भक्ति काल में विकास क्रम को ना रखते हुए उन्होंने सिर्फ मुस्लिम की देन माना। ठीक है,
संत मत को इस्लाम के केसरवाद के रूप में माना, ठीक है। प्रेमाख्यान के सूफी मसनू को अनुकूलत माना और परंपराओं को उन्होंने एक तरह से नकारा तो नहीं कहा जा सकता है, उन्होंने नहीं माना, ये बोला, इसमें ये बोला गया। आचार्य शुक्ल की नवोन्मेषणी शालिनी प्रतिभा एवं पूर्ण विवेचना शक्ति की महत्व की समझ नतमस्तक होते हुए भी हमें यह कटु सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि इतिहासकार शुक्ल की उपलब्धियां उसी समय तक ग्राह्य हैं जहां तक वे उनके आलोचक रूप में संबंध है, किंतु यहाँ वे आलोचक से पृथक होकर शुद्ध इतिहासकारों में रूप में अवतरित होती हैं कि उनकी अनेक सीमाएं स्पष्ट होने लगती हैं। अवश्य ही ये उनकी अपनी सीमाएं ना होकर इतिहास की सीमाएं हैं, अर्थात जिस काल सीमा उन्होंने कार्य किया था उसमें कदाचित यह संभव नहीं था कि वह इतिहास के रूप दिया जा सकता है, जो परवर्ती अनुसंधान उपलब्ध न्यूनतम तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में संभव। वस्तुतः उस युग की सीमित ज्ञान राशि को लेकर उन्होंने उसे जैसा रूप दिया वह निश्चित ही उसे व्यक्तित्व के लिए संभव था। इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व सदा अक्षुण्ण रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक दशावधि बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्षेत्र में अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। आचार्य शुक्ल ऐतिहासिक दृष्टि युग परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती है, मतलब आचार्य शुक्ल के इतिहास में युग परिस्थितियों की प्रमुखता है। वहीं आचार्य द्विवेदी की परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित हुआ है, करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया है जो युगीन प्रभाव की एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित थी। उन्होंने अत्यंत सशक्त स्वरों में उद्घाषित किया भक्ति आंदोलन ना तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्दलित है और ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में पूछ लेते हैं कि किसका कथन है ये। यह प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं 8वीं सदी में जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी, दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्वान थी। मतलब दक्षिण में वैष्णव भक्त थे, उनमें भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्वान थी। आचार्य हजारी प्रसाद मानते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने स्पष्ट किया, इस्लाम के प्रभाव का खंडन करते हुए उन्होंने इस्लाम के प्रभाव को बिल्कुल खंडित किया है। मैं इस्लाम, उन्होंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें पेपर में पूछी जाती है और आती भी है। मैं इस्लाम का महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर इस्लाम ना आया होता भी तो इस साहित्य को 12 आना वैसा ही होता है जैसे आज है, ठीक है, ये कहा है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये भी पूर्व पीठिका चल रही है, ठीक है। ये भक्ति काल से संबंधित जितने भी ग्रेशन ने क्या बोला है और अन्य कवियों ने क्या बोला है, और इसके सब के बारे में ना भक्ति काल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अभी पूर्व पीठिका का अध्याय बन के पूर्व पीठिका का चैप्टर, उसमें थोड़ा थोड़ा एक भूमिका बांध रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या क्या मान्यताएं थी, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है, ये सब मतलब इसके बारे में ये बताया गया है कि कैसे कैसे वो हुआ है ये, ठीक है। इसके क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार उन्होंने संत काव्य परंपरा में स्रोतों का अध्ययन करते हुए सिद्धों, नाथपंथियों की वाणियों, विचार सरणियों, पद्धतियों, काव्य शैलियों की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार कबीर आदि उनसे प्रभावित है। वस्तुतः भाव विचार, तर्क पद्धति, भाषा शैली आदि के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया हिंदी को संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, अतः उसे केवल इस्लाम आधारित मानने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। हिंदी के प्रेमाख्यानों के भी मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि उनकी कथा वस्तु, कथानक रूढ़ियां, रचना शैली, छंद योजना आदि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की काव्य परंपराओं का पर आश्रित है, ठीक है। इसी क्रम में आगे देखें, मध्यकालीन हिंदी काव्य के विविध स्रोतों के अनुसंधान के अतिरिक्त
आचार्य द्विवेदी ने संत साहित्य और वैष्णव भक्ति काव्य ऐतिहासिक मूल्यांकन के लिए एक नई दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। शास्त्रीय परंपरा के संरक्षक महाकवि तुलसीदास के महत्व पर बल देते हुए प्राय उनके इतिहासकार संतों की अशिक्षित, असंस्कृत व अविकसित घोषित करके उनकी अवमानना का प्रयास करते हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी ने वस्तुस्थिति की गहराई को घोषित करते हुए लिखा कि कभी कभी हास्यास्पद भाव से कबीरदास को शास्त्र ज्ञानहीन, सुनी सुनाई बातों को गढ़ने वाला आदि कह दिया जाता है। मानो उस युग में जुल्हाए मोची धुनिये अन्याय नीचे कही जाने वाली जातियों के लिए शास्त्र और वेद का दरवाजा खुला था और कबीरदास आदि ने जानबूझकर उसकी अवहेलना की थी। सच पूछा जाए तो शास्त्र ज्ञान तत्व ज्ञान के मार्ग में सब समय सहायक नहीं होता और कभी कभी तो युग के तथोक्त नीच जातियों में से आए हुए महापुरुषों का शास्त्रीय तर्क जाल से युक्त होना श्रेयस्कर जान पड़ता है। ठीक है, इसी क्रम में और आगे देखेंगे चैप्टर 1 प्रोपीट का इसी आगे क्रम में देखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका के अनंतर आचार्य द्विवेदी इतिहास संबंधी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। इसमें उन्होंने दत्त विषय के विचारों को भी अधिक व्यवस्थित एवं पुष्ट रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता मध्यकालीन काव्य के स्रोतों व पूर्व परंपराओं के अनुसंधान तथा उनकी अधिक सहानुभूतिपूर्ण तथा व यथातथ्य व्याख्या करने की दृष्टि से आचार्य द्विवेदी का योगदान अप्रतिम है। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक अवधारणाओं की स्थापनाओं को चुनौती दी है। यानी कि है ना, चुनौती देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये इसमें बोला है। ठीक है, सबल प्रमाणों के आधार पर कुछ तथ्यों को विरोध किया, उन्होंने कुछ को खंडित किया अपने प्रमाणों के आधार पर। उनके युग रुचिवादी एकांगी दृष्टिकोण में समानांतर तथा पारंपरिक दृष्टिकोण के स्थापित करके उन्होंने हिंदी साहित्य के देवताओं के लिए एक व्यापक एवं संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, किसी भी घटना, रचना या धारा की शुद्ध विकासवादी व्याख्या करने के लिए परंपरा और युग स्थिति दोनों पक्ष ही विचारणीय है। आचार्य द्विवेदी ने जहां परंपरा पर बल दिया, वहीं आचार्य शुक्ल ने युग स्थिति पर। अतः कहा जा सकता है कि दोनों मत इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ तक इतिहास चेतना पूर्व परंपरा की बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। पूर्ववर्ती संस्कृति धाराओं, श्रेणियों, पद्धतियों का जैसा गंभीर अनुशीलन उन्होंने किया, मध्यकालीन जनमानस की भावधाराओं में जैसी गहरी डुबकी उन्होंने लगाई, वह किसी के लिए संभव नहीं। किंतु फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित इतिहास के स्थूल ढांचे में ही अपनी धारणा को समेट देने तक का रखा, जबकि उसे आमूलचूल परिवर्तित कर देने की शक्ति उसमें अभाव नहीं था। शुक्ल जी द्वारा स्थापित प्रथम 3 कानखंडों को बाह्य रूप और भीतरी आधारों की दृष्टि से पूर्णतः झकझोर देने के बाद भी उन्होंने उसे उन्मूलित कर देने का कार्य अपने हाथों से संपादित नहीं किया। शायद यह उनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है कि वे पूर्ण अवस्था के सारे दोषों व अवगुणों का उद्घाटन करने के बाद भी अपनी ओर से उसमें परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं करते हैं। कदाचित यही कारण है कि उनके इतिहास की रूपरेखा, काल विभाजन, काव्य धारा की योजना बहुत कुछ आचार्य शुक्ल के अनुरूप है। यानी कि उनके इतिहास की रूपरेखा, ठीक है, और उनके काल विभाजन की पद्धति, काव्य धारा की योजना आचार्य शुक्ल से काफी मिलजुल खाती है, ये बताया गया। आगे इसी क्रम में आगे देखेंगे। आचार्य द्विवेदी के साथ साथ इस क्षेत्र में अवतरित होने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में इन्होंने 693 से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को लिया है। संपूर्ण ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त। इनका संपूर्ण ग्रंथ सामान्यतः रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया। इन्होंने रामचंद्र के शुक्ल का जो वर्गीकरण उनका अनुसरित किया है। युगों व धाराओं के नामकरण किंचित परिवर्तन न करके एक सरल रूप दे दिया है। मतलब परिवर्तन तो नहीं किया उन्होंने रामचंद्र शुक्ल से, लेकिन एक सरल रूप में और प्रस्तुत कर दिया है। जैसे निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा, निर्गुण प्रेम आश्रय शाखा, जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर
संत काव्य, प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया जो अधिक सुविधाजनक है। ठीक है, ये इसमें दिखाया है। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने का अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ दिया। ठीक है, ये है इनका। ये आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे और भी क्या है इनके आदिकाल के बारे में, मतलब कैसे कैसे इन्होंने बोला, अगर उसमें दिया है ना उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ये अभी पूर्व पीठिका में दिया है, ये इसलिए पढ़ रहे हैं। यद्यपि इस समय तक अपभ्रंश और हिंदी का भेद भलीभांति स्पष्ट हो चुका था तथा स्वयं डॉक्टर वर्मा ने भी दोनों को भिन्न भिन्न माना, फिर भी अपभ्रंश के सिद्ध जैन व नाथपंथ कवियों की वाणी को भी हिंदी साहित्य के स्थान देने का वे भी लोग समरण नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयंभू को, जो अपभ्रंश का सबसे पहले कवि है, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। ठीक है, इन्होंने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है, अपभ्रंश के भी पहले कवि हैं। इसलिए ऐतिहासिक व्याख्या की दृष्टि से इतिहास आचार्य शुक्ल के गुणदोषों का ही विस्तार है। कवियों के मूल्यांकन में अवश्य लेखक ने अधिक कलात्मक का परिचय दिया है। उनकी कवियों के काव्य सौंदर्य का आख्यान करते समय लेखक की लेखनी काव्यमय हो उठी, जो कि डॉक्टर वर्मा की कवि पक्ष का संकेत देती है। शैली इसी समरसता प्रभावपूर्ण के कारण उनका इतिहास पर्याप्त लोकप्रिय हुआ तथा पाठकों को इस बात का अभाव प्रायः फलता रहा कि भक्ति काल तक ही सीमित इसका सहभाग। इन्होंने अपने इतिहास को सिर्फ भक्ति काल तक ही 1693 तक ही सीमित रखा है। इसमें आगे भी स्पष्ट किया इन्होंने। ठीक है, 693 से लेकर इसी क्रम में आगे देखेंगे। नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हुई। इसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भागों में, ये नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा ये इतिहास आया था ना, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 16 भागों में प्रस्तुत किया। इस इतिहास ग्रंथ का लेखन के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों पद्धतियों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तथा विभिन्न लेखों के सहयोग से निर्मित हुआ है। यानी कि एक लेखक ने सभी खंडों पे काम नहीं किया, इसमें अलग अलग लेखकों द्वारा, अलग अलग संपादकों द्वारा इसको पूर्ण किया गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में इसकी उपलब्ध सामग्रियां सीमाओं के बारे में सामान्य रूप से कुछ कहना कठिन है। वस्तुतः प्रत्येक खंड की सफलता बहुत कुछ उसके संपादक और सहयोगी मंडल के सहयोग पर निर्भर है। समग्र रूप में यह योजना हिंदी साहित्य इतिहास की बिखरी हुई सामग्री को सूत्रबद्ध कर सकी। तो हिंदी में बिखरी हुई सामग्री थी ना, ये हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा, यानी एक स्थूल ढांचे के रूप में एक सूत्र, मतलब एक इकट्ठा कर दिया। ये कहने का मतलब सीधे सरल अर्थों में समझो, इकट्ठा कर दिया। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही किंचित संशोधित करके अपनाया गया। अतः अपने मूल ढांचे के गूढ़ दोष इसमें भी अधिक हैं, व्यापक विस्तृत सबल रूप से विद्यमान है। तो पूर्णतः नहीं सही दोष युक्त हो सकता है, इसमें भी कुछ ना कुछ दोष माने गए। ये बताया सभी क्षेत्रों में शताधिक लेखों के स्वतंत्र सहयोग की अपेक्षा कुछ चुने हुए अधिकारी विद्वानों के सामूहिक योग से इसका निर्णय होता। तो निसंदेह इसमें अपेक्षाकृत अधिक एकरूपता, अनुरूपता, सजीवता आ जाती है। इसमें अपने लेखक का अपना मत है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी के साहित्य भी लिखनी है, जिसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य के 3 कालखंडों में किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्रत्येक काल की काव्य परंपरा का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। जहाँ नागरी प्रचारी सभा द्वारा नियोजित इतिहास में आचार्य शुक्ल के इतिहास के वही रूपरेखा को अधिक ध्यान में रखा गया, वहीं इसमें यत्र तत्र अधिक स्वतंत्रता का काम लिया गया है। यही कारण है कि इसमें हम रासोकाव्य जैसी नई काव्य परंपरा को अधिक को भी विस्थापित देखते हैं। पर साथ ही इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे विभिन्न अध्यायों में विभिन्न लेखों के इतिहास लेखन की विभिन्न दृष्टिकोणों और पद्धतियों का उपयोग किया, जिससे इसमें एक रूपता, अनुवृत्ति, संश्लेषण का अभाव परिलक्षित होता है। फिर भी हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा में इसका विशिष्ट स्थान है।
इसी दृष्टि में आगे देखेंगे इसी क्रम में। उपयुक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक शोध प्रबंधों और समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए जो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष या अंग या काल या नूतन ऐतिहासिक दृष्टि नई वस्तु प्रदान करते हैं। इन सबका विवेचन तो यहाँ संभव नहीं, किंतु इनका संकेत अवश्य किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ठीक है, ये परीक्षा उपयोगी बहुत सही है, ये एक बार देखने योग्य है, इसे देख लेना कौन कौन सा इतिहास किस किसने लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र की रीत काव्य की भूमिका, ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी की भारत उत्तरी भारत को संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा, श्री प्रभु दयाल मीतल का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, डॉक्टर विजेंद्र स्नेहातक का राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, श्री चंद्रकांत बाली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया कृत राजस्थानी भाषा और साहित्य व राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर कृष्णलाल और डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्षणे के आधुनिक काल संबंधी विभिन्न शोध प्रबंध, डॉक्टर नलिन विष्णु शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर सियाराम तिवारी का मध्यकालीन खंड काव्य, ठीक है। इसी क्रम में आगे देखेंगे डॉक्टर सरला शुक्ल, डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम शर्मा प्रवर्ती विद्वानों के प्रमुखान काव्य संबंधी शोध प्रबंध ऐसे आदि शताधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए जिनके द्वारा हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों, काव्य रूपों, धाराओं, उपभाषाओं, साहित्य आदि पर प्रकाश पड़ता है। मतलब ये राइटर के नाम दिए हैं ना और इनकी रचना दी है, ये बहुविकल्पी में आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट पूछे भी जाते हैं, आते भी हैं, तो ये पढ़ते हुए ये ध्यान रखना, हाँ इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जरूर रखना है, ठीक है। इसे हाईलाइट कर दिया है और आप भी कर लेना अपनी किताब में, ठीक है। अगर नोट्स बनाना चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो, अगर तुम किताब से सही हो किताब से देख सकते हो। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन शोध प्रबंधों को उपलब्ध नूतन रिसोर्सों के आधार पर अद्यतन सामग्री का उपयोग करते हुए नए सिरे से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। ऐसा करने के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित ढांचे के आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि उस सामग्री पर आधारित जो आज से 40 वर्ष पूर्व उपलब्ध थी, जबकि इसी बीच बहुत सी नई सामग्री प्रकाश में आ गई। इस लक्ष्य की पूर्ति का एक प्रयास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में होगा, जिसमें साहित्य इतिहास की विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। इसी प्रकार गासा दासी से लेकर अब तक की परंपरा सर्वेक्षण में है भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि लगभग, ठीक है, निष्कर्ष रूप में निष्कर्ष है, लगभग एक शताब्दी अवधि में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक दृष्टियों, रूपों, पद्धतियों का आकलन और समन्वय करता हुआ संतोषजनक प्रगति कर गया। इतना ही नहीं, हमारे लेखकों ने न केवल विश्व इतिहास दर्शन के बहुमान सिद्धांतों और प्रयोगों का अंगीकृत किया है, अपितु उन्होंने ऐसे नए सिद्धांतों को भी प्रस्तुत किए हैं जिनका सम्यक मूल्यांकन होने पर अन्य भाषाओं के इतिहासकार भी उनका अनुसरण कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसी क्रम में हिंदी साहित्य इतिहास के आधार। अंत प्रस्तुत अध्याय की समाप्ति से पूर्व उन स्रोतों व आधारों की दृष्टिपात कर लेना चाहिए जिनसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सहायता ली जाती है। हम 5 वर्गों में विभक्त करते हैं। नंबर 1, ठीक है, साहित्य इतिहासकारों की प्रकाशित और प्रकाशित रचनाएं, साहित्यकारों की साहित्यिक रचनाओं के परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां, साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं व प्रवृत्तियों की व्याख्या से संबंधित आलोचनात्मक व अनुसंधानत्मक ग्रंथ, प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण व रचना काल के निर्णय के योग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री जैसे शिलालेख, वंशावलियां, प्रमाणिक उल्लेख, ठीक है। नंबर 5 में दिया है विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों व स्थितियों में प्रकाश डालने वाली सामग्री। उपयुक्त वर्गों में यह क्रम से विचार किया जा सकता है।
प्रथम वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रकाशित रचनाओं की उपलब्धि तो विशेष कठिन नहीं है, किंतु अप्रकाशित रचनाएं की जो अप्रकाशित रचनाएं हैं उनकी सामग्री उपलब्धि अवश्य दुष्कर है। नागरी प्रचारी सभा तथा अन्य कई साहित्यिक संस्थाएं इस कार्य में वर्षों से लगी हुई हैं। उनके द्वारा उपलब्ध रचनाओं का विवरण खोज रिपोर्टों को प्रकाशित होता है। दुर्भाग्य से इस प्रकार का सहस्राधिक मतलब हजारों से अधिक रचनाएं अभी तक हैं जो प्रकाशित पड़ी हैं। द्वितीय वर्ग यानी कि दूसरे नंबर पे जो है जो प्राचीन रचनाएं जैसे 200 भाषण की वार्ता, 84 भाषण की वार्ता, भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, कविमाला, कालिदास हजारा, सतगिरी गिरिविलास, कवि नामावली, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रम, श्रृंगार संग्रह आदि उल्लेखनीय। इनका रचना काल 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के अंत तक का है तथा इसके प्राचीन और मध्यकालीन कवियों और काव्यों के संबंध में विभिन्न तथ्यों का पता चलता है। जहां तक आधुनिक काल के साहित्य का परिचय देने वाली ग्रंथों की बात है, ठीक है, उसमें डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन व अन्य कवि लेखकों द्वारा समकालीन लेखकों और अनेक रचनाओं के वृत्त संग्रह निर्देशिकाओं के रूप में प्रकाशित हुए हैं जो इतिहास लेखक के उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। अब इससे पहले हम देखेंगे इसके बाद इसी क्रम में काल विभाजन और नामकरण यानी किस तरह से किया गया, किस तरह से समस्याएं आई थी। काल विभाजन और विभाजित कालों का नामकरण साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। ठीक है, इसके आधार पर विभिन्न काल विभाजन उनके नामकरण के इस प्रकार माने गए हैं। ऐतिहासिक, अगर ऐतिहासिक के रूप में देखा जाए तो इस तरह से कालक्रम को आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक। और शासक और शासना काल के रूप में देखें एलिजाबेथ का युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि। ठीक है, लोकनायक और प्रवाह काल के अनुसार चैतन्य काल, ठीक है, गांधी युग या गुजराती। साहित्य नेता और उसकी प्रभाव प्रवृत्ति के आधार पर जैसे रविंद्र युग, भारतेंदु युग आदि। राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक घटना के आंदोलन के आधार पर भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल, प्रथम महायुद्ध के बाद का कालखंड, ठीक है, स्वतंत्रता काल। इस तरह से कालक्रम का निर्धारण किया गया। ठीक है, छठे देखेंगे साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद। इस प्रसंग में पहला प्रश्न तो यही है, इस प्रकार के काल विभाजन की आवश्यकता क्या। ठीक है, उत्तर के रूप में इसमें दिया गया कि और वह इस वस्तु को समग्र रूप का दर्शन करने के लिए उनके अंगों का निरीक्षण करना पड़ा। हमारी दृष्टि शरीर के विभिन्न अवयवों अवलोकन करती हुई संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्शन करती है। अवयवों को पृथक मानकर उनका निरीक्षण करना खंड दर्शन है, किंतु उनको व्यक्तित्व के अंग मानकर देखना समग्र दर्शन है। और यही सहज विधि है, क्योंकि निरवयव रूप का दर्शन अपने आप में कठिन है। इससे अतिरिक्त जीवन या साहित्य को अखंड प्रभा रूप मानने पर भी इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसमें समय समय पर दिशा परिवर्तन और रूप परिवर्तन होता रहता है। दृष्टि की अपनी सीमाएं होती हैं, वह सभी कुछ एक साथ नहीं देख सकती, इसलिए अंगों पर होती हुई अंगी का अवलोकन करती हैं। अतः यह बात बराबर ध्यान में रखते हुए साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण इतिहास का लक्ष्य है। समय समय पर उपस्थित दिशा परिवर्तनों और रूप परिवर्तनों के अनुसार विकास क्रम का अध्ययन करना न सिर्फ उचित है बल्कि जरूरी भी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यह है कि उसका सही आधार, काल विभाजन का सही आधार क्या हो सकता है। काल विभाजन का सही आधार क्या हो सकता है। वर्ग विभाजन प्राय समान प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। समान प्रकृति के अनेक पदार्थ मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। इस प्रकार सम प्रकृति के आधार पर अनेक वर्गों में विभक्त होकर अस्त व्यस्त समूह व्यवस्थित रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार प्रभाव के अंदर अनेक धाराएं होती हैं, उसी प्रकार साहित्य में अनेक प्रवृत्तियां होती हैं। इन प्रवृत्तियों का आदि अंत या उतार चढ़ाव का ही इतिहास काल विभाजन अर्थात विभिन्न युगों की सीमाओं का निर्धारण करता है। यह वर्ग विभाजन परिपूर्ण न हो सकता है। इसका रूप प्राय स्थूल और अनुमानिक होता है, फिर भी समूह का प्रवेशन करने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। काल विभाजन का आधार भी समान प्रवृत्ति होती है। जनजीवन की प्रवृत्तियां व रीत आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता है। राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है।
इसमें ये बताया गया कि काल विभाजन को किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे ऊपर दर्शाया गया है, ठीक है। ऐतिहासिक भी रूप ले सकते हैं, शासक और उसके शासनकाल के लोकनायक, साहित्य नेता, जो जिसका प्रभाव ज़्यादा है उसके रूप में काल विभाजन कर सकते हैं। इस कुल मिलाकर इसमें यही बातें की गई हैं। वैसे इतने इम्पोर्टेंट के रूप में नहीं देखते हैं, पर एक जब सदस्य की बात हुई है, तो वो सदस्य पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे, एक वाचन भी हो जाएगा और इसे, ठीक है, इसी क्रम में आगे देखेंगे। इस प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रीति आदर्शों का साम्य विशेष वैषम्य ही साहित्य इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। समान प्रकृति प्रवृत्तियों की रचनाओं का कालक्रम से वर्गीकृत अध्ययन कर साहित्य का इतिहास का संपूर्ण साहित्य सृष्टि का समृद्ध अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार नामकरण के पीछे भी कुछ न कुछ तर्क अवश्य रहता है अथवा रहना चाहिए। नाम की सार्थकता इसमें है कि पदार्थ के गुण धर्म का मुख्यतः द्योतन कर सके। इस तरह से किसी कालखंड का नामकरण ऐसा होना चाहिए इसकी मूल साहित्य चेतना का प्रतिबिंबित करे। मतलब नाम ऐसा होना चाहिए उसके पूरे साहित्य को मतलब एक तरह से सामने ला के रख दे। शासक के नाम पर भी कालखंड का नामकरण मान्य हो सकता है। ऊपर जैसे बताया गया ना, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के नाम पर, किसी भी जैसे गांधी गांधी योगिन, भारतेंद्र योगिन, ठीक है, द्विवेदी योगिन, इस तरह से भी किसी भी तरह से नाम हो सकता है, उसे अपने उसकी जो साहित्य चेतना है ना एकदम सामने आ जाए, उस तरह से बताया गया है। जब उस शासक के विशेष व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से साहित्य की गतिविधि प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए इसमें दिया एलिजाबेथ और बैक्टीरिया दोनों ने राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व के शासन तंत्र ने अपने जीवन को प्रभावित करते हुए साहित्य की गतिविधि पर भी गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है, ये एलिजाबेथ और विक्टोरिया युग, यही तर्क लोकनायक के विषय में, जैसे चैतन्य और गांधी का अपना युग सांस्कृतिक सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव था, इसलिए इनका भी मतलब इनके भी नाम की नाम के आधार पर भी नामकरण हो सकता है, जो साहित्य में व्यापक रूप से मुखरित होता रहा है। उधर साहित्यिक नेता भी युग विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिनिधि होने के पर भी इस गौरव का अधिकारी होता है। जैसे शेक्सपियर, रविंद्रनाथ, भारतेंदु व्यक्ति ना होकर एक संस्था थे, युग निर्माता थे, जिनके कृतित्व ने अपने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रभावित किया था। राष्ट्रीय महत्व की घटना जैसे महायुद्ध, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा अथवा किसी व्यापक आंदोलन पर प्रवृत्ति के अनुसार भी नाम की सार्थकता और भी अधिक स्पष्ट है। जैसे भक्ति, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव जितना समाज पर था उतना साहित्य पर भी। और अंत में साहित्यिक प्रवृत्ति के विषय में तो कहना यही है कि उनके अनुसार नामकरण की सार्थकता स्वतः सिद्ध है। कहने का अभिप्राय यह है कि साहित्य इतिहास के नामकरण का मूल आधार है काल विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिफलन है, जिसका माध्यम सामान्यतः उस युग की सर्वप्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति हुई हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। इस प्रसंग में एक सीमा से आगे एक रूपता का प्रयत्न करना भी अधिक संगत नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कालखंड में कोई प्रवृत्ति समग्र साहित्य चेतना का प्रतिनिधित्व करे। जहाँ ऐसा होता है वहां नामकरण का प्रश्न आसानी से हल हो जाता है, जैसे रीतिकाल या रोमानी युग में या छायावाद युग में। लेकिन ऐसा सदा नहीं होता। कभी कभी कोई राष्ट्रीय संस्कृति प्रवृत्ति इतनी बलवती होती है वह समाज की साहित्य के साथ साथ एक समान रूप से प्रभावित करती है, जैसे भक्ति, पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन। ऐसी स्थिति में नामकरण का आधार सांस्कृतिक प्रवृत्ति ही होगी, क्योंकि साहित्य चेतना का प्रेरक वही है। इसी अतिरिक्त कभी कभी ऐसे लोकनायक साहित्य नेता का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि वह संपूर्ण युग की चेतना का युग प्राप्त होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु, गांधी, रविन्द्रनाथ का ऐसा ही था। अतः यहाँ भी साहित्यिक प्रवृत्ति का अनुसरण नामकरण उचित नहीं हो। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे रीतकाल ने रीत से संबंधित जितनी भी हुई हैं उनके आधार पर रीतकाल का नामकरण कर दिया है, ठीक है। जैसे रोमानी युग है, छायावाद, कभी कभी ना जो मुख्य घटना होती है उसके आधार पर भी नाम रख देते हैं। जरूरी नहीं उसके आधार पर कि वो उससे रिलेटेड का साहित्य मिलेगा, उससे इर्द गिर्द का भी साहित्य मिलता रहता है। इसमें सीधी बात में यही कहा गया है। और कभी कभी ऐसे होता है गांधी, जैसे गांधी युग, रविन्द्रनाथ,
ये महान व्यक्तित्व के रूप में ये बड़े नाम थे। इनके आधार पर ये नहीं कहा सकता कि इनसे छोटे नामों को बिल्कुल नकारा जा सकता, उनकी प्रवृत्तियों को नकार दिया जाएगा। उनसे रिलेटेड, जिनसे इनसे रिलेटेड या गांधी जैसे रविन्द्रनाथ से रिलेटेड भी और भी लोग होंगे ना, उनको भी रखा जाएगा, ठीक है। पर ये महानता के रूप में है ना, इसलिए इनको नाम दे दिया गया है, इससे इनके नाम पर, यानी कि कैची नाम हो और मुख्य नाम हो, उसके आधार पर नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे किसी 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 युग में ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि किसी एक प्रवृत्ति को प्रमुख या प्रतिनिधि प्रवृत्ति मानना संभव नहीं होता है। वहां शायद शायद किसी प्रवृत्ति का आधार मानकर नामकरण करना अनुचित होता है, जैसे वीरगाथा का नाम इसका प्रमाण है। अतः ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसे निर्विशेष नाम ही अधिक उपयोगी होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि काल विभाजन नामकरण की एक रूपता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं एक रूप में नाम हो, अनिवार्यता का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है, सीधी सी बात ये देखी जाए तो। आवश्यकता इस बात की है कि काल विभाजन विवेक सम्मत हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये देख लेना। जो साहित्य परंपरा को सही रूप में समझने का सहायक हो, ठीक है। ऐसा काल विभाजन हो, विवेक सम्मत हो, जो साहित्य को तुम समझ सको, इस तरह से होना चाहिए। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सही किया है। नाम भी ऐसा होना चाहिए जो युग साहित्य की चेतना का सही ढंग से प्रतिफलन करे। यदि साहित्य नामकरण से भ्रांति उत्पन्न होती है तो अन्य उचित आधार पर ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम के लिए रूप का बलिदान नहीं करना चाहिए, ये सब बातें की हैं। रैन बेलेक ने अपने निबंध में इस मिश्रित पद्धति की आलोचना की है, फिर भी प्रचलित नामों पर मिश्रित आधार पर कुछ ना कुछ परेशानी बस पैदा करता है। सुधारवाद चर्च के इतिहास से आया है, मानववाद पुख्ते प्राचीन मानवीय विधाओं के इतिहास से, पुनर्जागरण कला के इतिहास से, प्राजाधिपत्य और पुनर्स्थापन का संबंध विशिष्ट राजनीतिक घटनाओं से है। 18वीं शताब्दी पुराना संख्यावाचक पद है, जिसमें अमष्टान, नवशास्त्रवाद, पूर्व स्वतंत्रतावाद आदि साहित्य शब्दों का अर्थ बोध होने लगा। पूर्व स्वतंत्रतावाद और स्वच्छतावाद मुख्यतः साहित्यिक पद हैं, जबकि विक्टोरिया युग, एडवर्ड युग, जॉर्ज युग नाम पद राजाओं के शासनकाल में ग्रहण किए गए हैं। इसका अनुवाद निष्कर्ष यह है कि नामावली साहित्य कला शब्दों का गोरख धंधा मात्र है, जिसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमारे विचार से यह मंतव्य एक सीमा से आगे मान्य नहीं हो सकता। कम से कम व्यवहार में अभी तक केवल साहित्य चेतना के आधार पर काल विभाजन तथा नामकरण के आधार पर एक रूपता का निर्वाह संभव नहीं हुआ है। उसका साया सिद्ध कर देने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि अंग्रेजी साहित्य के सभी कालखंडों के नाम ठीक हैं। एडवर्ड, जॉर्ज आदि राजाओं अथवा प्राजाधिपत्य, पुनर्स्थापन आदि राजनीतिक घटनाओं के नाम पर साहित्य इतिहास का नामकरण एकदम असंगत है, क्योंकि ये नाम पद किसी प्रकार के साहित्य चेतना का व्यंजना नहीं करते हैं। किंतु विक्टोरियन युग शब्द व्यक्तिवाचक न रहकर एक विशिष्ट जीवन दृष्टि की साहित्य चेतना का वाचक बन जाता है। जब और अब इतना अधिक अर्थगर्भित हो गया है कि उनके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करने से अनावश्यक भ्रांति हो सकती है। इसी प्रकार सांस्कृतिक नाम व पदों की अपनी सार्थकता है। बैलव द्वारा साहित्य चेतना पर बल दिया जाना ठीक है। नामकरण के लिए प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार ग्रहण करना अत्यधिक संगत है, किंतु प्रत्येक स्थिति में किसी युग साहित्य चेतना का द्योतन केवल साहित्यिक प्रवृत्ति के द्वारा ही संभव है। यह मानना कम से कम व्यवहार में कठिन हो सकता है। इसीलिए इस आधार को लचीला रखना होगा। यह मानकर चलना होगा कि कोई नाम पदार्थ संपूर्ण व्यक्तित्व का वाचक नहीं हो सकता है। सामान्यतः नाम संकेत मात्र होता है, विशेष परिस्थिति का प्रतीक हो सकता है, किंतु पूर्ण बिंब नहीं हो सकता है। इतिहास में नाम का प्रयोग प्रतीक के रूप में करना ही अधिक संगत है। जहां यह संभावना ना हो वहां संकेत मात्र काम चल सकता है। नाम में अशुद्ध अस्पष्ट प्रतीकार्थ भरने से उसे बिंब के रूप में प्रदान करने की चेष्टा व्यर्थ है, ठीक है। अब सारांश रूप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीत आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है।
इसमें कायल बवानी जैसे बताइए, इसमें काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियां जैसे एक जैसी प्रवृत्तियां होती है ना, और जैसे एक जैसे आदर्श होते हैं, उसी की समानता के आधार पर उसका काल विभाजन करना चाहिए, इसमें ये दिया गया है। ठीक है। युगों का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना के आधार पर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए। युगों का नाम होना चाहिए, युग साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर होना चाहिए। किंतु ऐसा जहाँ ऐसा नहीं हो, अगर अगर ऐसे साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर ना हो, उसे राष्ट्रीय संस्कृति प्रवृत्ति के आधार पर बनाए जा सकते हैं। कभी कभी विकल्प ना होने पर निर्विशेष कालवाचक के नाम से भी कोई अलग नाम और विशेष नाम से, मतलब यहाँ पर एक लचीलापन रखा गया है कि जरूरी नहीं कि तुम साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर बनाओ। अगर नहीं तुम्हें लग रहा है, सूट नहीं हो रहा है, तो साहित्य संस्कृति के आधार पर भी रख सकते हैं। अगर उससे भी नहीं मतलब मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर भी नहीं हो रहा है, तो कोई विशेष रूप से भी नाम का रख सकते हैं। ठीक है। ये इतना लचीलापन दिया है। ठीक है। अगर तीसरे पॉइंट में देखें, युगों का सीमांकन मूल प्रतियों के आरंभ और अवसान के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। जहाँ साहित्य के मूल स्वर और मूल मूल चेतना के परिवर्तन लक्षित हो, नए स्वर एवं नई चेतना का उदय हो, वहां युग की पूर्व सीमा जहाँ समाप्त होने लगे, वहां उत्तर सीमा माननी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि मूल प्रवृत्तियां जहां पर आधार होंगी, एकदम तो नहीं परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है ना, उसी आधार पर मानना चाहिए। जैसे उसे पूर्व सीमा उत्तर सीमा के रूप में देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा, प्रेमचंद उत्तर काल, प्रेमचंद पूर्व पूर्व प्रेमचंद युग। ठीक है। इस तरह से हिंदी साहित्य में दिया गया है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों काल विभाजन, हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन के लिए प्राय 4 पद्धतियों का अवलंबन लिया गया है। कौन कौन? पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का काल विभाजन 4 युगों और कालखंडों का किया गया है। ठीक है। इसमें दिया है हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस तरह किया गया है। पहले दिया गया है, कालखंड में किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल ने उनके अनुसरण के नागरिक प्रचारी सभा समाज के इतिहास में भी ग्रहण किया गया है। ठीक है। पहला दिया गया इसमें। दूसरे क्रम के अनुसार केवल 3 युगों की कल्पना से भी सम्मत है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसे स्वीकार है, भारतीय हिंदी परिषद के इसे स्वीकार किया गया है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया है। गणपति चंद्र ने 3 ही कालों को अनुमोदन किया है। इसके पीछे का तर्क है कि मध्यकालीन युगीन की चेतना प्राय एक है। 19वीं सदी के मध्य में या उसके पीछे आगे पीछे कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ जिसके आधार पर युग परिवर्तन की मान्यता सिद्ध की जा सके। संत काव्य, प्रेमाखंड काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य आदि धाराएं पूरे मध्यकाल की 5 शताब्दियों का तक अखंड रूप से प्रभावित होती रही हैं। उनमें उतार चढ़ाव अवश्य आए, किंतु मौलिक परिवर्तन नहीं हुए। हिंदी साहित्य के रसज्ञ प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी का आरंभ यही मत रहा। ठीक है। तीसरी पद्धति साहित्य विभाजन में विधा क्रम से करती है कि समस्त साहित्य राशि को एकत्र अध्ययन करने की अपेक्षा कविता गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत अध्ययन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल है। इस प्रकार अनेक इतिहास या खंड इतिहास हिंदी उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त एक ऋजु पद्धति है जो शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। इसके प्रवक्ताओं का तर्क है कि किसी विचारधारा में अथवा साहित्यिक दृष्टिकोण का आरोपण करने से परिदृश्य विकृत हो जाता है, यथार्थ दर्शन में बाधा पड़ती है, अतः स्वाभाविक कालक्रम के अनुसार ही सामग्री विभाजन करना समीचीन है। इस पद्धति का अवलंबन आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा कुछ एक इतिहासों में ही आंशिक रूप से किया गया। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे हम लोग। इन सभी पद्धतियों के अपने अपने गुण भी हैं और अपने अपने दोष भी हैं, परंतु यहाँ भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही श्रेयस्कर है। जैसा कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है, साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है।
अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्यिक विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के कथ्य यथार्थ संभेद तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों का आधार मानकर चलना होगा और उसके रूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस समन्वती पद्धति को स्वीकार कर लेने पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या को बहुत कुछ हल हो जाते हैं। 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच रचित ऐसी कृतियां मिलती हैं जिनकी भाषा प्रमुख रूप से हिंदी अर्थात हिंदी की कोई उपभाषा 11वीं सदी तक हिंदी अपभ्रंश से प्रभाव से प्राय मुक्त हो चुकी थी। उस समय से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक हिंदी भूभाग के सांस्कृतिक इतिहास का प्रभाव दो परस्पर विरोधी सामंतीय धार्मिक काव्य धाराओं को लेकर एक नई भाषा की अनगढ़ भूमि पर बहता रहा। इसके बाद भक्ति का व्यापक आंदोलन संपूर्ण देश में प्रारंभ हो गया। हिंदी भाषी प्रदेश में नई भाषा हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से उसकी प्रचुर अभिव्यक्ति होने लगी। यह निश्चय ही एक नए युग का उदय था जिससे सांस्कृतिक चेतना उसके फलस्वरूप साहित्यिक चेतना का नया मोड़ आया। अतः यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि 14वीं सदी के मध्य से साहित्य इतिहास का दूसरा युग आरंभ होता है। इस युग में दो मत हैं। एक के अनुसार संपूर्ण मध्यकाल 19वीं सदी के मध्य तक चलता है। दूसरे के अनुसार दो खंड हैं, एक 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, दूसरा 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। यह दूसरा मत अधिक मान्य है। यह ठीक है कि संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, नीति काव्य तथा वीर काव्य की धाराएं पूरे मध्य युग में प्रवाहित नहीं। रीति काव्य की रचना पूर्वार्ध में ही हो रही थी, किंतु मुगल वैभव का आरंभ होते होते अर्थात 17वीं सदी के मध्य तक आते आते मुख्य प्रवृत्ति बदल चुकी थी। ठीक है, भक्ति भावना का प्रधान समाप्त हो चुका था। अलंकार श्रृंगार विलास की प्रवृत्ति का प्रमुख बन गई थी। यहाँ तक कि भक्ति में भी भक्ति भावना छीड़ पड़ जाने के विलास अलंकार रीति का समावेश हो गया। यानी मुगल काल आ गया था तो राजा महाराजा आए थे तो वो अपने भोग विलास से लिप्त थे, उनकी उसी तरह से रचनाएं होती थी, अलंकार संबंधित श्रृंगार संबंधित रचनाएं होती थी। ठीक है, ये सब बताया गया और जो भक्ति से संबंधित रचनाएं थी वो समाप्त हो चुकी थी। अतः शुक्ल जी अथवा इसके पूर्ववर्ती इतिहासकार ने मध्ययुग को दो कालखंडों में बांट दिया। यह ठीक है। इसके बाद 19वीं सदी के मध्य में भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना घटी। वह थी सन 1857 की क्रांति। राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जागरण, यह आंदोलन वास्तव में मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग का पहला दिवस माना। ठीक है, ये 19वीं सदी की बात है। ठीक है, 1857 की क्रांति घटी। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय चेतना बहुत मुखरित हो चुकी थी। ठीक है, इसे हम लोग मध्यकालीन को मध्ययुग के भक्ति आंदोलन की समाप्ति के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, और आधुनिक युग का मध्ययुग की समाप्ति के रूप में देख सकते हैं और इसे आधुनिक युग का आरंभ के रूप में देख सकते हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ऐसा ही हुआ है। इसमें राष्ट्रीय चेतना बहुत मुखरित हो चुकी थी 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, इसमें भारतीय चेतना में व्याप्त मध्ययुगीन संस्कार सहसा विक्षिप्त हो उठी। भाग्यवाद पर आश्रित आक्रमणता की भावना जो हर प्रकार से परिवर्तन के प्रति सशंकित थी। नवीन परिस्थितियों के आघात आंदोलन हो उठी। जनमानस में राजनीतिक सामाजिक स्वत्व की प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसके बाद ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। खंडों में विभक्त भारत के एक संगठित राज्य बनकर विदेशी साम्राज्य का प्रमुख अंग बन गया। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति से भारतीय मानस के संपर्क में संघर्ष हुआ, जिससे फलस्वरूप आधुनिक युग का जन्म हुआ। आधुनिक युग की पूर्व सीमा 1857 या 19वीं सदी के मध्य ठीक ही है। आज से 1.5 शताब्दी पार कर चुका है। पूर्ववर्ती युगों की अपेक्षा इसमें परिवर्तन बड़ी तेजी से हुए। आधुनिकता का रूप भी बदलता गया है। पूरी क्लेवर एक ही वृत्ति में समेट लेना उचित नहीं होगा। आधुनिक युग का आरंभ हमारे देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन और प्रभाव रूप स्वरूप साहित्य के पुनर्जागरण की जो चेतना उत्पन्न हुई थी
वह प्राय शताब्दी के अंत यानी 19वीं तक चलती रही। उस समय स्थिति में फिर भी कुछ परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट हुआ। देश को स्वराज्य ही चाहिए। ठीक है, यह भावना स्थिर हुई। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार का समय था। देश में अपने घर को ठीक करने की भावना प्रमुख थी। उसका प्रतिफलन साहित्य में भी हो रहा था। जो 1857 की क्रांति के बाद अपने अपने देश के अपने घर को ठीक करने की प्रवृत्ति, ठीक है, राष्ट्रीयता की अपनी भावना, आत्मनिरीक्षण की जो आत्म सुधार की जो भावना आई थी, वो साहित्य में भी दिखाई दे रही थी। ये सब इसमें बताया गया। उक्त स्थिति से 20वीं सदी की दूसरी दशक के अंत यानी 1918-19 तक चलती रही। यह राजनीतिक सामाजिक जीवन में गांधी तथा साहित्यिक में गांधी और रविंद्र दोनों के प्रभाव में एक मोड़ फिर आया और अंतर्मुख आदर्शवाद की एक नवीन चेतना का उदय हुआ। यह चेतना भी चौथे दशक के अंत तक 1938 गांधी के प्रभाव में के साथ छेड़ हो गई। इनके स्थान पर एक अत्यंत यथार्थवादी सामाजिक चेतना का विवाह हुआ, जो देश में समाजवादी प्रभाव का गहरा रंग था। यह 6 दशक से बीत चुके थे। इस अवधि में नया लेखक ने नई बार 53, 60, 80 के युग में परिवर्तन की घोषणा कर चुका था, परंतु अत्यधिक समीप के कारण यह कुछ निर्णय देना कठिन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला कि 1918 तक 19 चलती रही है राष्ट्रीयता की ये भावना थी। फिर राजनीतिक रूप में गांधी तथा साहित्य में गांधी तथा रविंद्र दोनों का प्रभाव भी आया। फिर वो भी एक समय के बाद वो भी समाप्त हो गया। ये इस तरह से बताया गया। ठीक है, अब इसमें एक देखेंगे नामकरण की समस्याएं। नामकरण की समस्याएं, ठीक है, ये अभी हम एक वाचन के रूप में खत्म कर रहे हैं कि चाहे हमारा उद्देश्य मान लो, चाहे हमारे हमारे लिए एक कार्य के रूप में मान लो इस किताब को खत्म करना, वैसे धीरे धीरे खत्म करेंगे। ये समाप्त हो जाएगी ना, फिर उसके बाद ना चाहे मैं अपनी तरफ से ना इसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको भी एक बार अपनी तरफ से बना लूंगा, और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी इस किताब को खत्म करने के बाद अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, उसका अध्ययन करो, जो आपके लिए आगे भी काम आएंगे। और ये किताब को पूर्ण करने का उद्देश्य ये है कि एक आत्मविश्वास जागृत हो, इसलिए मैं शब्द से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास हैं शॉर्ट नोट्स कुछ, और इससे मैं पढ़कर और भी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। अब वो भी मैं इसमें डालूंगा। इसके लिए आप लोग ये 10 स्मार्ट हिंदी चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखेंगे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त कर उनका नामकरण क्रमशः इस प्रकार रखा: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जॉर्ज ग्रिशन और मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत अवश्य ग्रहण किए। ठीक है, परंतु काल विभाजन और नामकरण की अंतिम तरकृष्ट व्याख्या उनकी अपनी ही है। इसमें भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया, परंतु वीरगाथा काल और रीतिकाल के विषय में विवाद रहा। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध उनके अनेक आपत्तियां की गई, जिनमें प्रमुख यह है कि जिन वीरगाथाओं के आधार पर शुक्ल जी ने यह नामकरण किया, उनमें से कुछ तो अप्राप्य हैं और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। उनके अतिरिक्त जो साहित्य कला विधि में लिखा गया, उसमें सामंती धार्मिक तत्वों का प्रधान होने पर भी कथ्य और माध्यम के रूपों में भी ऐसी विविधता और व्यवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम जो भाषा और साहित्य के आरंभ व्यवस्था मात्र का द्योतन करता है, ठीक है, विद्वानों को अधिक मान्य है। मैं समझता हूँ इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर आदिकाल का नाम, ठीक है, उसको सर्वमान्य माना है। वीरगाथा काल के नाम को इस तरह से नामकरण की समस्या के रूप में देखा गया है कि इसमें जो वीरगाथा दिया गया ना, जैसे वीरगाथा साहित्य मिला है, उसमें कुछ तो मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, और कुछ अप्रमाणित है। ठीक है, इस तरह से उन्हें वीरगाथा काल नाम पर अधिक आपत्तियां आई हैं। आदिकाल को इसलिए मान लिया क्योंकि ये हिंदी साहित्य जब लिखा जा रहा है उसके आदि यानी शुरुआत के दौर का काल है, इसलिए आदिकाल मान लिया है। इसमें किसी विशेष प्रवृत्ति को नहीं माना गया है।
इसे इस तरह से दिया गया, बताया गया। रीतिकाल के विषय में हम देखते हैं, मतभेद परिधि सीमित है। वहां विवाद इस विषय इतना ही है कि उस युग में साहित्य में रीत तत्व प्रमुख है या श्रृंगार तत्व है। प्रचुर दोनों का ही है, पर दोनों अधिक महत्व किसका है? हमारा विचार है जिस युग में रीत तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं, भक्ति काव्य वीर काव्य में भी हो गया था, अथवा या एवं कहें जीवन का स्वरूप ही कुछ रीतिबद्ध हो गया, उसका नाम रीतकाल अधिक समीचीन है। इसका विकल्प श्रृंगार काल में अतिव्याप्ति, क्योंकि श्रृंगार का प्रधान तो प्राय सभी युग में रहा है। वह काव्य एक प्रकार से सर्वभौम तत्व है, अतः इस आधार पर नामकरण अधिक संगत नहीं होगा। इस युग का श्रृंगार रीतिबद्ध था, अतः रीति यहाँ प्रमुख है। यहाँ रीति काल को सही बताया गया, श्रृंगार काल को नहीं। श्रृंगार काल के लिए इसलिए नहीं बोला गया कि श्रृंगार संबंधित तत्व कहीं ना कहीं सभी युग में विद्वान थे, इसलिए रीति ही यहाँ पर प्रमुख मानी गई। आधुनिक काल को तो शुक्ल जी ने 3 चरणों में व्यक्त किया, प्रथम द्वितीय तृतीय उत्थान कहा है, ठीक है। 3 चरणों में व्यक्त किया है, प्रथम उत्थान, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय उत्थान। प्रथम और द्वितीय उत्थानों के विषय में उन्होंने यह संकेत भी दिया गया कि इसमें भारतेंदु काल और द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है। प्रथम उत्थान को भारतेंदु काल, द्वितीय उत्थान को द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है। तीसरे उत्थान को कदाचित प्रभावमय रूप में कारण उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। पहला कालखंड जीवन और साहित्य का पुनर्जागरण का युग है, जिसके अतीत की गौरव की भावना परिप्रेक्ष्य में नवजागरण की चेतना विकसित हो रही थी, अतः इसे पुनर्जागरण का नाम दिया। और चूंकि भारतेंदु की कृतित्व उन्होंने जीवन काल के इस युग का नेतृत्व किया, इसका प्रभाव मरणोपरांत भी बना रहा, यह चेतना सम्यक प्रतिफलित हो रही थी, इसलिए इसका नामकरण उनके नाम पर भी करने की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। प्राय इसी पद्धति युक्ति से द्वितीय उत्थान का नामकरण भी किया जा सकता है। उसे हम औचित्यपूर्ण जागरण सुधार काल, वैकल्पिक द्विवेदी युग कह सकते हैं। तीसरे चरण में सर्वप्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है छायावाद, अतः उसका उचित नाम छायावाद ही हो सकता है, ठीक है। इसमें दिया गया भारतेंदु ने आधुनिक काल को 3 कालखंडों में 3 चरणों में विभक्त कर दिया। प्रथम जैसे भारतेंदु, इसमें भारतेंदु से संबंधित भारतेंदु जी का उनका मृत्यु के बाद भी बहुत प्रभाव रहा। इसी तरह से द्विवेदी काल भी इसी तरह से नामकरण है। उन्हें द्विवेदी काल से संबंधित जितनी भी रचनाएं उनकी मरने जन्म से लेकर मृत्यु तक के बहुत उनकी रचनाओं में प्रभावित रही। और तृतीय काल इसका कोई नाम नहीं दिया, इसको सही मानते हैं छायावाद, क्यों छायावाद से संबंधित बहुत सी रचनाएं मिली है, इसलिए छायावाद काल को इसमें नाम रामचंद्र शुक्ल ने इनका कोई नाम नहीं दिया, लेकिन आज की दृष्टि से देखा जाए कि छायावाद बहुत उचित माना गया है नाम। उसका परवर्ती काल हमारे अत्यंत निकट है, उसकी मूल चेतना इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है, किसी एक स्थिर आधार को लेकर उसका नामकरण नहीं किया जा सकता। आरंभ में प्रगतिवाद या दौर था जो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया, और कुछ समय बाद प्रयोगवाद का विवाह हुआ जो थोड़े समय तक इसके समांतर चल रहा। 1953 के आसपास नवलेखन प्रणीत हो गया। अत्याधुनिक लेखन का दावा है कि नवलेखन का युग सन 1960 के बाद खत्म हो गया। इसके बाद साहित्य चेतना के यथार्थबोध की प्रखरता के कारण अपनी पूर्ववर्ती साहित्य चेतना से भिन्न है, अतः स्थिर और त्वरित गति से बढ़ते हुए साहित्य प्रवाह को किसी एक नाम से बांधा जाए या नहीं, यह प्रश्न है। कुछ आलोचक पूर्वार्ध की प्रवृत्ति प्रयोग काल और उत्तरार्ध के नवलेखन काल कहना चाहते हैं। यह पूरे कालखंड को छायावादोत्तर काल के नाम से अभिहित करते हैं, यानी कि छायावाद के काल को छायावाद उत्तर काल के नाम से अभिहित करने की बात की गई है। इनमें से पहले दोनों नाम कुछ अधिक निश्चित और भावात्मक, और तीसरा नाम उतना ही अनिश्चित और अभावात्मक लगता है। पहले दोनों नामों में प्रमुख प्रवृत्तियां रेखांकित किया गया है, जबकि दूसरा छायावाद अवशिष्ट विस्तार तथा विरोधी प्रतिक्रिया को अधिक महत्व देता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति इसी युग की घटना है, पर यह साहित्य चेतना में कोई नया मोड़ नहीं दे सकी, इसलिए नामकरण में उसकी कोई विशेष संगति नहीं। अतः निर्णय उक्त दोनों विकल्पों के बीच ही करना है। सन 1938-1939 के आरंभ होने वाले वर्तमान युग का विभाजन किया जाए या नहीं, यह तर्क के आधार पर
कि इतिहास को बहुत छोटे खंडों में विभक्त करने के समग्र दर्शन में बाधा आती है, अथवा यह मानकर समसामयिक साहित्य का स्वरूप स्थिर होने में कुछ देर लगती है। वर्तमान युग को एक नाम देना, जैसे छायावाद उत्तर काल का नाम अभात्मक रूप होते असंगत नहीं है। इस लक्ष्य के आधार पर मानकर हिंदी साहित्य काल वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। आदिकाल को सातवीं सदी की मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल को 14वीं सदी की मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, ठीक है। रीति काल को 17वीं सदी की मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल को, ठीक है, 4 में बांटा गया। पुनर्जागरण का भारतीय हिंदू काल 1857 से 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल द्विवेदी काल कहा गया 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावाद काल 1918 से 1938 तक, छायावाद उत्तर काल या प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक, नवलेखन काल, ठीक है। इसी छायावाद उत्तर काल को 2 कालों में वो कर दिया गया 1953 से अब तक। ये पेपर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे उसके नोट्स बना लेना, चाहे लिख मतलब चाहे किताब से ही देख लेना, ठीक है। और ये मतलब एक वाचन के रूप में देख सकते हो। अब इसके बाद आएगा अध्याय 2, ठीक है, जिसको हम समझ कर धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो अध्याय 2 बड़ा होगा, उसको भी हम टुकड़ों में करेंगे कि जिससे एकदम बोरियत महसूस ना हो, और धीरे धीरे हम चाहे उसे पार्ट में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और समझ कर पढ़ेंगे। इसलिए ना आप लोग ना एक काम कर सकते हो, अगर वीडियो सही लगी हो ना तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और इसे जो तुम्हारी जानकारी में जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो कोई चाहो बीए कर रहा हो, एमए कर रहा हो, चाहो 12th में हो, ठीक है, अगर वो चाह रहा है कि हाँ ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है, कल आदिकाल होगा, ठीक है, अध्याय 2 होगा, उसको पढ़ेंगे और उसको भी टुकड़ों में पढ़ेंगे कि ये नहीं कि दूसरा अध्याय है बड़ा बड़ा है तो एक संग पढ़ लेंगे, ठीक है। टुकड़ों में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला चैप्टर था, मुझे नहीं लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट होगा। जो इंपॉर्टेंट था उसे टिक लगा दिया गया है, उसके आगे स्टार बना दिया गया है, उसे इंपॉर्टेंट लिख दिया गया है, ठीक है। उसे आप अपने पढ़ते हुए किताब को लेके बैठें, ठीक है, उसे भी धीरे धीरे पढ़ें और समझ कर पढ़ें, और इससे क्या होगा, अब तुम्हारे कानों में आवाज़ भी आ रही होगी, अब पढ़ भी रहे होगे तुम लोग, ठीक है। जिससे तुम किताब को भी पढ़ोगे और उसे समझ भी आएगी, ठीक है। और इसे जो कंपटीशन में होंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड, ठीक है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो उनके भी बता दिया कि तुम लोग इसके नोट्स बना लेना या किताब से भी देख लेना, ठीक है, उनके लिए भी बहुत वो फ़ायदा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।